दोस्तों प्रथम पाली के हिंदी भाग का जो पोर्शन है उसका पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 95 से शुरू होता है। चलिए हम हिंदी भाग को इसके हल कर लेते हैं। तो हिंदी का प्रश्न पहला यानी कि 95वां प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है। तो दोस्तों दसमुख में जो है बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 96, गुड़ गोबर कर देने का जो मुहावरा है उसका उचित अर्थ क्या होगा। बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, या अपनी हानि करके मौज उड़ाना, या गायब कर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बना बनाया काम जब हम बिगाड़ देते हैं तो कहते हैं सब गुड़ गोबर कर दिया। अगला है प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, दोहरा लाभ होना, मनमानी करना, ये इसके विकल्प हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि दोहरा लाभ होना। जब किसी चीज़ में हमें डबल मुनाफा होता है तो कहते हैं ये आम के आम गुठलियों के दाम कमा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों उत्थान का विलोम जो होगा वो पतन होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। अगला है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया हैं। तो दोस्तों चलना फिरना और दौड़ना ये सभी अकर्मक क्रिया हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। दोस्तों अगले जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश के ऊपर हैं। गद्यांश को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और ना चाहें तो नहीं पढ़ें, आपकी ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इसके जो प्रश्न हैं वो हम कर रहे हैं। प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि अपव्यय का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अपव्यय जो होता है, अपव्यय का मतलब होता है फालतू खर्च कर देना या अधिक खर्च कर देना, यानी कि ऑप्शन इसका डी जो है सही हो जाएगा। अगला है ऑप्शन, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों ईर्ष्या या निंदा के ऊपर इसमें बात करी गई है। ईर्ष्या का काम है जलना उससे लोगों के बारे में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ईर्ष्या होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प। और अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का काम क्या है। तो पहली ही लाइन में देखो यहाँ पर दे रखा है शुरुआत में, ये ईर्ष्या का काम है जलना, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए क्या कहा गया है। तो इसकी जो है ईर्ष्यालु व्यक्तियों पर उनकी आलोचना की गई है, और आलोचना इसमें जो है सही कोई है नहीं, स्तुति उपासना नहीं है, प्रशंसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सटीक उत्तर जो होगा वो खिल्ली उड़ाना होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो ध्येय का मतलब हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्य। अगला है, करण कारण कारक किस वाक्य में है। तो दोस्तों करण कारक जो है ऑप्शन ए जो है वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है। अगला है, ओटना और औटना का अर्थ क्या होगा। तो ओटना होता है कपास में से बिनौले अलग करना, और औटना होता है किसी चीज़ को खौलाना। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ज़्यादा सही हो जाएगा एकदम। निम्नलिखित में से अपव्यय कौन सा है। 107 नंबर प्रश्न है अपव्यय का। तो आहा शब्द जो है वो अव्यय है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 कि आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। तो आंसू जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसमें जयशंकर प्रसाद ऑप्शन 4 पर दे रखे हैं, तो डी सही हो जाएगा। प्रश्न 109 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये वाला। अगला है, निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह दे रखा है कौन सा चिन्ह है।
ये दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 111 प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं शब्दों के, वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन यौगिक जो है नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 112 का प्रश्न है। तो बद्री नारायण के लिए उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है, यानी स्त्री किसे कहते हैं? तो स्त्री दोस्तों अंगना जो होता है वो स्त्री के लिए कहा जाता है, ऑप्शन ए। अच्छा, इसी में एक जगह ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो है अंगजा, ये लड़की के लिए कहा जाता है। प्रश्न 114 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य जो है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है एकदम। प्रश्न 115 है, वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ये गलत है, क्योंकि गर्दन लज्जा से झुकती है, नीची नहीं। और भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये शुद्ध है, यानी सही है। तो हमारा विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक होगा, क्यों? वैसे तो से शब्द जो वर्ण होता है या पहचान का जो चिन्ह होता है, से वो करण में भी आता है, लेकिन वहाँ के लिए होता है, और अलग होने के क्रिया में जो है अपादान होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए मैं वहाँ होकर आया हूँ में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें वहाँ शब्द जो है वो अव्यय है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है एकदम। 118 प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा ना जा सके, तो ये अकथ्य होगा, ऑप्शन डी सही है। और जो कहा ना गया हो तब अकथित हो जाता, कहा ना गया हो तो अकथित होता है, लेकिन जिसे कहा ना जा सके तो अकथ्य होगा, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 119 है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो है 119 का ऑप्शन बी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये नहीं है, क्योंकि सर्वत्र जो शब्द है वो परिमाणवाचक ना हो करके स्थानवाचक है। सर्वत्र मानी सब जगह, तो जगह जहाँ जाती है वहाँ स्थान हो जाता है, और परिमाण में मात्रा होती है, जैसे 1 किलो 2 किलो, एक चीज़ 2 चीज़, इस तरह से, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? ये ज़्यादातर सभी के लिए पता होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत मानी दोस्तों ठंडी होती है अत्यधिक, और शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण, यानी गर्मी। अगला है, संभव है, ये वाक्य किस काल में है? तो दोस्तों संभव है, ये संभावना की जा रही है, और है यानी कि भविष्य में इसके होने की संभावना की जा रही है, तो इसका जो चौथा वाला विकल्प है संभाव्य भविष्य, ये इसका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण जो शब्द है दोस्तों 123 का, वो लाघव शब्द जो है विशेषण है। लाघव से ही जो है लघुता बन जाता है और विशेषता हो जाती है वो, लेकिन विशेषण कहिए तो लाघव होगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रश्न संख्या 124। तो दैनंदिनी मानी होती है जिसमें हमारे दैनिक कार्य करते हैं, प्रतिदिन के कार्य, यानी कि दैनिकी भी उसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? 125।
तो सुहाग के नूपुर जो है दोस्तों अमृतलाल नागर की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। तो श्रुति सम शब्द वो शब्द होते हैं दोस्तों जो सुनने में लगभग एक समान होते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है सी, कुल और कूल, इनका जो है सुनने में लगभग एक जैसे लगेंगे कुल कूल, लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। कुल मानी वंश होता है और कूल मानी किनारा होता है किसी नदी का या तालाब का। चलिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 127, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है और रति प्रेम का पर्यायवाची होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है प्रश्न 128, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान का जो है महती शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी इसका सही है। और महोदया जो है महोदय का स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 129, 2013 में मिलजुल मन ये उपन्यास है और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? तो इसका जो है सही दोस्तों उत्तर है वो मृदुला गर्ग हैं, यानी मृदुला गर्ग जी को इनके लिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण इसमें दोस्तों भा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। और अगला है हिंदी का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्र शब्द यानी ऑप्शन सी जो है सही है दोस्तों। ये हो गए आपके हिंदी के सभी प्रश्न। धन्यवाद।